नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़ से। फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, पहली वो बिहार से रिलेटेड है। बिहार में पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है महागठबंधन की, जिसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस हैं, वहाँ पे लालू प्रसाद यादव के परिवार पर आरोप लगे कि उन्होंने करप्शन किया। तो उनके बेटे जो हैं तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। तो क्या मुख्यमंत्री के पास में अधिकार है कि वो किसी मिनिस्टर को हटा सकते हैं? इस तरह की चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम के अंदर में। तो थोड़ा पावर्स देख लेते हैं चीफ मिनिस्टर की। देखिए, जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है वो तो करता है गवर्नर, लेकिन रिकमेंडेशन देता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बताता है गवर्नर को कि कौन कौन से पर्सन्स को मिनिस्टर अपॉइंट करना है। तो मिनिस्टर जो महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी एलोकेट करता है डिफरेंट मिनिस्टर्स के बीच में कि तेजस्वी यादव होंगे, वो होम मिनिस्टर होंगे या हेल्थ मिनिस्टर होंगे। इस प्रकार के जो पोर्टफोलियो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन अपॉइंटमेंट याद रखना, अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर के द्वारा। और जब भी चाहे चीफ मिनिस्टर पूछ सकता है, किसी मिनिस्टर को कह सकता है कि आप रिजाइन दे दीजिए। अगर वो मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता है, मान लीजिए इस केस में तेजस्वी यादव रिजाइन नहीं करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कह सकते हैं कि आप इस स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मिनिस्टर को डिसमिस कर दीजिए और मेरे ओपिनियन इनसे नहीं मिलते, इसी कारण ये मेरे कैबिनेट में नहीं रह सकते, इनको आप हटा दीजिए, डिसमिस कर दीजिए। तो ये सारा है। बाद में तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है ज़्यादा, कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रिजाइड करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स के बीच में। और जब भी मान लीजिए चीफ मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, तो अपने आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी काइंड ऑफ हट जाते हैं, वो भी पद पर नहीं रह सकते। चलिए आगे चलते हैं। एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये है, कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि वो प्रयास कर रहे हैं विजय माल्या को वापस यहाँ लाने के लिए, ताकि इन पे मुकदमा चलाया जा सके और कार्रवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट का भी इन्होंने केस है इनके ऊपर में। तो एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन ये होता है कि मान लीजिए किसी देश का मुजरिम अगर दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो उनको वापस लाया जाए उसी देश के अंदर में जहाँ पे इनके खिलाफ में मुकदमा चल रहा है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है आर्टिकल। आगे है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। कंटेक्स्ट तो यही है कि खर्चा कम करने के लिए अपनी मीटिंग्स में फालतू का खर्चा नहीं करेंगे। सांबर वड़ा, पोहा, ये सब काफ़ी चीज़ें खाते थे, वो आगे से नहीं खाएंगे। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉडी क्या है? ये जो डीजीसीए की बॉडी है, ये एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, सिविल एविएशन के अंदर में आती है। रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन के अंदर में। जो भी उड़ान भरते हैं, जो भी एक प्रकार से हमारे देश में एविएशन सेक्टर है, उसको रेगुलेट करती है बॉडी। सुरक्षा जांच करती है, अगर किसी तरह की खामी पाई जाती है तो इन्वेस्टिगेशन भी उस चीज़ का करती है। तो सुरक्षा के लिए है। 3 सब्सिडरी बॉडी भी हैं इसकी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एयरपोर्ट का रखरखाव करती है, नई कंस्ट्रक्शंस करती है, और एयर इंडिया और पवन हंस, ये तीनों डीजीसीए की सब्सिडरी बॉडी हैं, चाइल्ड एजेंसीज आप कह सकते हैं इनको। और मकसद तो यही है, विजन तो यही है कि प्रमोट सेफ एंड एफिशिएंट एयर ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन करके और सेफ्टी प्रोवाइड करके। आगे चलते हैं। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि लाइव स्टॉक की जो मार्केट्स है, कैटल की जो मार्केट है, उसको रेगुलेट करने की, उन रूल्स को इनवैलिडेट करार दे दिया। तो अब फिर से एक प्ली डाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि आप रोक मत लगाइए, हम फिर से वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अगर किन्हीं पॉइंट्स पे दिक्कत है तो फिर से हम उन पॉइंट्स को एक प्रकार से जनता की राय सुन के और उनको रेक्टिफाई करके फिर से नई गाइडलाइंस जारी करेंगे कि लाइव स्टॉक की मार्केट या फिर कैटल की जो मार्केट है उसको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टीज टू एनिमल्स, रेगुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक रूल्स 2017, ये जारी किए थे गवर्नमेंट ने, और इसी पे विवाद था। काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटीज़ थे, उनके द्वारा विरोध किया गया था और कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के डेलिबरेटली चॉइस इंपोज कर रही है हमारे ऊपर में। तो क्या थी ये गाइडलाइंस? गाइडलाइंस ये थी कि जो लाइव स्टॉक की जो मार्केट होती हैं वो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ जो हेल्थी कैटल हैं उनकी खरीद फरोख्त हो। समझ गए? यानी जिनको फार्म पे यूज किया जाना है, सिर्फ उन्हीं कैटल की खरीद फरोख्त हो लाइव स्टॉक मार्केट के अंदर में। बाकी जो जिनको स्लॉटर, यानी जिनको एक प्रकार से मारने के लिए अगर कोई कैटल की खरीद फरोख्त होती है तो वहाँ वो लाइव स्टॉक मार्केट में नहीं होनी चाहिए। वो किसी किसान के खेत के अंदर में अगर कोई इस तरह का आपको कैटल को बेचना है तो वहाँ पे ये खरीद फरोख्त होनी चाहिए। समझ गए? सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। यानी लाइव स्टॉक की जो मार्केट लगती है, जो पशु मेला लगता है, वहाँ पे सिर्फ उन्हीं पशुओं को खरीदा बेचा जाएगा जिन्हें यूज करना है खेती के लिए। ये इस तरह की जो गाइडलाइंस थी। मेन जो मकसद होता है इसका, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स एक्ट, मेन फंक्शन जो होता है वो यही होता है, फार्मर्स की वेलफेयर,
ये इंश्योर करता है कि जो एडुकेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो कैटल के लिए, जैसे हाउसिंग, फीडिंग, फीड स्टोरेज, वाटर सप्लाई अच्छी मिलनी चाहिए इनको, ये सारी चीज़ें, रैम्प्स, इंक्लोजर फॉर सिक एनिमल्स, वेटनरी केयर, प्रॉपर ड्रेनेज, ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी वेलफेयर होना चाहिए और क्रूअल्टीज़ नहीं होनी चाहिए एनिमल्स के खिलाफ में। ऐसा मकसद है इस गाइडलाइंस का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत फेरबदल किया, काफ़ी हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, अब फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम ठीक है थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। आगे है सरस्वती, ए सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स और शॉर्ट फॉर्म है IUCAA, ये यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए। और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER। तो IISER और IUCAA, इन दोनों ने मिलकर एक नई जो ये है सरस्वती, ए सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज की खोज करी है, ये देखिए। और ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपर क्लस्टर टू बी डिस्कवर्ड एंड द फर्देस्ट, यानी सबसे दूरी पे भी और सबसे वन ऑफ द सबसे बड़ी, समझ गया, दोनों है, आधी इंग्लिश आधी हिंदी मिक्स कर दी मैंने। वन ऑफ द लार्जेस्ट भी है और वन ऑफ द फर्देस्ट भी है, ये जो क्लस्टर मिला है गैलेक्सीज का, ये देखिए, छोटी 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 छोटी, ये पूरा क्लस्टर है ये गैलेक्सीज का। तो ये दोनों जो बॉडीज हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER। ये प्रीमियर साइंस एजुकेशन के लिए है, काइंड ऑफ जैसे IIT होता है, वो टेक्नोलॉजी के लिए एक हमारे देश में प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन है भी ये IIT की तरह ही, लेकिन बेसिक साइंस के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, समझ गए। IIT तो टेक्नोलॉजी के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और IISER बेसिक साइंस के लिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये इन सब चीज़ों में रिसर्च करता है ये इंस्टीट्यूशन। आगे क्या है, इसे बनाया कब गया था, HRD मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और बिल आया था, यानी इसे एक्ट आया था, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल 2010, तब इसे बनाया गया था। 7 IISER अभी तक इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं हमारे देश के अंदर में, कोलकाता में, पुणे में, मोहाली में, भोपाल में, तिरुवनंतपुरम में, तिरुपति में, ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, IUCAA। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये जो है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। इसे बनाया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। किस लिए बनाया था, ताकि देखिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में ऐसे ग्रुप्स को प्रमोट किया जा सके जो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स को एक प्रकार से वहाँ पे रिसर्च करते हैं, जिनका इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी में, ताकि रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके और नई नई डिस्कवरी सामने आ सके। तो इसलिए है ये इंस्टीट्यूशन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। आगे है इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में काफ़ी विवाद हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी काफ़ी सालों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक साइन नहीं हो उसका है। तो अभी कोई दिक्कत ना हो, तो उससे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, ताकि दोनों देशों की कंपनी के इंटरेस्ट जो है वो सुरक्षित रह सके। मान लीजिए यूरोपियन यूनियन की कोई कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है, तो उनके साथ में किसी तरह का अन्याय ना हो, आर्बिट्रेरी डिसीजन उनके खिलाफ में ना लिया जाए। और इंडिया की कंपनी भी अगर यूरोपियन यूनियन के किसी देश में इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ पे इंडियन कंपनीज के साथ में कोई गलत व्यवहार ना हो, आर्बिट्रेज ना हो, आर्बिट्ररी कोई डिसीजन उनके खिलाफ में ना लिया जाए। अब देखो ये चीज़ें तो हुई नहीं है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो पहले थी वो भी रिन्यू नहीं की गई हैं। तो मीनवाइल काम चलाने के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म जो है वो साइन किया है, ताकि कम से कम मीनवाइल जब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होता है या फिर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन नहीं होती है, तब तक किसी तरह का मैकेनिज्म हो, वो ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म। बस मकसद सेम ही है, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों देशों की, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस यानी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की सुरक्षित रह सके एक दूसरे के रीजन के अंदर में। PIB डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शंस टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फ्रॉम स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बताइए क्या है, राज्यसभा। तो कंटेक्स्ट तो ये है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं राज्यसभा के गुजरात और वेस्ट बंगाल में। थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। राज्यसभा जो नाम पड़ा था, पहले इसको यही कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बाद में 1954 के आसपास इसका नाम राज्यसभा भी डल गया था। अभी फिलहाल आर्टिकल नंबर 80 जो है वहाँ पे कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, 245 मेंबर्स हैं फिलहाल, और 233 जो हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, और 12 जो मेंबर्स हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किस आधार पर? स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। चलो एक बात बताइए, जो आर्ट है, लिटरेचर है, सोशल सर्विस है या फिर नॉलेज है, सचिन तेंदुलकर तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। सचिन तेंदुलकर को क्यों राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था? स्पोर्ट्स तो है ही नहीं इसमें, तो डाल दिया गया था, आर्ट में डाल दिया गया था उनको। वैसे काफ़ी कंट्रोवर्सी उस समय क्रिएट हुई थी जब सचिन तेंदुलकर को बना रहे थे और कह रहे थे कि 4 जो हैं ये स्पेशल फील्ड्स, उसमें स्पोर्ट्स नहीं है, तो कैसे आप सचिन तेंदुलकर को बना सकते हो।
आगे है शेड्यूल फोर्थ में डील करता है, डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स, मतलब कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट होंगी, कौन सी यूनियन टेरिटरी में कितनी होगी, इन सब चीज़ों से डील करने के लिए है हमारा शेड्यूल फोर्थ। स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा की एज कंपेरिजन टू लोकसभा इन टू एरियाज। एक तो है 2/3 बहुमत से ये कोई रेजुलेशन पास करें तो किसी भी ऑल इंडिया सर्विस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, समझ गए। और आगे है वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में भी इनका स्पेशल रोल है, तो 2 जगह इनकी स्पेशल पावर्स हैं एज कंपेरिजन टू लोकसभा। आगे है आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 डिस्कस करता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में, यानी राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, हमेशा एक्स ऑफिशियो, मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे होगा, वो एक प्रकार से निश्चित रूप से मैंडेटरी रूप से चेयरमैन भी होगा राज्यसभा का, समझ गए। जैसे लोकसभा में स्पीकर कह देते हैं, वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन कहते हैं। और प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसको चेयरमैन कहते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब देखिए, जब एक क्वेश्चन उठता है, जब वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है और किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो चेयरमैन नहीं रहेंगे राज्यसभा के, समझ गए। अगर वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे तब वो चेयरमैन की तरह काम नहीं कर सकते, सिर्फ जब वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तभी वो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और मनी बिल पे अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस है वाइस चेयरमैन के बीच में और स्पीकर के बीच में, जो लोकसभा के होते हैं। स्पीकर के पास में थोड़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं। मनी बिल जो है वो डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। जॉइंट मीटिंग होती है दोनों हाउसेस की, तो चेयरमैन होगा, चेयर करेगा, प्रिजाइड करेंगे, वो करेंगे लोकसभा के, जो कि लोकसभा के स्पीकर करेंगे, और चेयरमैन का कोई रोल नहीं होगा वहाँ पे। तो ये थोड़ी ज़्यादा पावर्स हैं लोकसभा के स्पीकर के पास में एज कंपेरिजन टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो देखिए, वो राज्यसभा द्वारा ही चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है डिप्टी चेयरमैन को। और अगर उनकी सीट खाली होती है तो राज्यसभा किसी और को इलेक्ट करती है। जब डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन की तरह काम कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा के। आगे डिस्कस करते हैं क्या है। आगे है ड्यूरेशन कितनी होती है राज्यसभा की। लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उनके टेन्योर तो होता है 5 साल का, लेकिन राज्यसभा सदस्य का टेन्योर होता है 6 साल का। 6 साल का होता है, और हर एक 2 साल के बाद में 1/3 मेंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है ये मैक्रो लेवल पे यूज किया जाता है पॉलिसी मेकिंग के लिए। वैसे तो आरबीआई तो आजकल सीपीआई को यूज करती है, लेकिन फिर भी डब्ल्यूपीआई है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूपीआई की बात करें तो देखिए, ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मेजर करता है, और मेजर किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इनके द्वारा ये मेजर किया जाता है। इंडस्ट्रियल जो बेस ईयर है वो है 2011-12, पहले 2004-5 था, हाल फिलहाल में ही इसे चेंज किया गया है। 676 आइटम्स आते हैं इसके अंदर में। और वेटेज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग को है 65% वेटेज, प्राइमरी को 20% वेटेज, और फ्यूल को है 15% वेटेज। याद रखिएगा, पूछ लेती है यूपीएससी। जैसे जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन है वहाँ पे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी एंटिटी है, 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है उसकी कितनी वेटेज है, उसी प्रकार से ये भी पूछ लिया जाता है। आगे है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। अभी देखिए 8 मिशन जो है हमारे नेशनल मिशन जो है टू कर्ब द क्लाइमेट चेंज। अभी गवर्नमेंट एक और प्रपोजल लाने की सोच रही है कि नेशनल मिशन ऑन कोस्टल मैनेजमेंट भी लाया जाए। तो उसी श्रेणी में सरकार ने एक ऑटोनोमस सेंटर बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर में। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया है कोस्टल और मेरीन एरिया की मैनेजमेंट के लिए। कहाँ किया है? अन्ना यूनिवर्सिटी है चेन्नई के अंदर में, वहाँ पे इसे इस्टेब्लिश किया है। नाम है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। काम क्या करेगा? वही करेगा कि कोस्टल को, मरीन को किस प्रकार से मैनेज किया जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए और एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाए, वहाँ रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना हो, बैलेंस डेवलपमेंट हो। ये छोटी छोटी चीज़ें। आगे है ऑपरेशन क्लीन मनी। ऑपरेशन क्लीन मनी क्या है? नोटबंदी देखिए जब इंप्लीमेंट की गई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने अपना पैसा था वो अकाउंट्स में जमा करा दिया था। तब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम उन सारे अकाउंट्स को खंगाल रहे हैं जिनके अंदर में 3 लाख से भी ऊपर पैसा या फिर ज़्यादा पैसा जमा कराया गया है। क्या जो उनके अकाउंट्स में पैसा जमा कराया गया है क्या उनकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अगर मान लीजिए किसी अकाउंट में ज़्यादा पैसा जमा कराया गया है तो उस पर कार्रवाई करेगा, गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। तो उसके लिए सरकार ने चलाया था ऑपरेशन क्लीन मनी। तो डाटा एनालिटिक्स से मैच कर रहे हैं जितना पैसा जमा कराया और जितना इनकम टैक्स के पास में उनकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है, इनकम का रिकॉर्ड है, दोनों चीज़ों को मैच कराया जा रहा है।
सॉफ्टवेयर की सहायता से। पहले मैसेज भेजे गए थे, इन्फॉर्मेशन दी गई थी सबको जिनके नाम आए थे रडार पे। अब आगे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी उन चीज़ों में। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन क्लीन मनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस बार क्वेश्चन आया था इस पे, याद होगा आपको। NIIF क्या है ये काइंड ऑफ एक फंड है जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था 40,000 करोड़ का। तो गवर्नमेंट ने एक कंपनी बना दी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में, जो कि इस फंड को रेगुलेट करेगा और देखा कि कहाँ पे किस तरह से इस फंड को यूज होना चाहिए। किस लिए फंड बनाया गया है, नाम से ही पता लग रहा है। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बूस्ट करने के लिए। पैसा कहाँ से लेगा, मार्केट से उठाएगा, डोमेस्टिक मार्केट से भी और इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा उठाया जाएगा। तो 4-5 चीज़ें याद रखिएगा। यूपीएससी इस प्रकार से फंसा देती है, जैसे कुछ भी पूछ लेगी। NIIF है क्या, इकोनॉमिक एडवाइजर इसके प्रमुख हैं, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी फैक्ट दे देगी और फिर पूछ लेगी। इसलिए हमें याद होना चाहिए कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कंपनी बनाई गई है, वो इसको रेगुलेट करेगी कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा देना है। आगे है स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। HRD मिनिस्ट्री की काफ़ी सारी स्कीम्स हमने डिस्कस कर ली, ऑलमोस्ट 21 हो गई, 20 हो गई थी, अब 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। विद्यांजलि क्या है, विद्यांजलि इस बार पेपर में इस पर क्वेश्चन भी आया है। मान लीजिए आप लोगों को यूँ लगता है कि आप भी कुछ जो लोग नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो और बच्चों को अपने मन मर्जी के प्रोजेक्ट पढ़ा सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, वो अभी कर भी रहे हैं ऐसा, और उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने बाद में स्कीम भी चला दी। मतलब सिर्फ इसको आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मत जोड़ के देखिए, सिर्फ एग्जांपल है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे जैसे जो पढ़ाना चाहते हैं, तो काइंड ऑफ वहाँ पे जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक पोर्टल बना दिया, किसी को जो भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे रजिस्टर करवाए, तो उसको नज़दीकी स्कूल में मौका मिलेगा पढ़ाने का। तो ये था विद्यांजलि स्कीम। आगे है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम गर्ल्स के लिए है, CBSE द्वारा चलाई गई ये स्कीम है। क्या है इस स्कीम में, देखिए जो गर्ल्स की जो पार्टिसिपेशन है, ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गर्ल्स के तो दाखिले नहीं होते, एडमिशन नहीं होते, तो काइंड ऑफ यहाँ पे इनके पार्टिसिपेशन को, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स के ज़्यादा एडमिशन्स के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है। उनको सरकार की 3 स्ट्रेटजी हैं। एक तो है करिकुलम डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन एंड असेसमेंट। काइंड ऑफ जो रूरल इलाकों में जो गर्ल्स रहती हैं, उनको जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनको ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवा पाएंगे। अब देखिए एक आंकड़े के हिसाब से टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें 23% लड़कियां हैं और 77% बॉयज़ हैं, तो देखिए कितना ज़्यादा गैप है। तो इसी को पाटने के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है। तो काइंड ऑफ ताकि उनका प्रोफेशनल एजुकेशन, स्पेशली साइंस और मैथ के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे इनका ज़्यादा एडमिशन हो सके, उन इंस्टीट्यूशंस में इनका ज़्यादा एडमिशन हो सके। आगे है इम्प्रिंट, यानी इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस स्कीम में क्या है, इस प्रोग्राम में है कि जो IIT और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, IISc टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या करते हैं, एक साथ आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा था कि आप एक साथ आइए और सोशली रेलेवेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं और उनका यूज करते हुए सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करने की कोशिश कीजिए। समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूं। मान लीजिए कोई सोशल प्रॉब्लम है, कोई भी, मान लीजिए चाइल्ड मैरिज मान लीजिए, तो इनको कहा गया कि आप कोशिश कीजिए जो IIT और IISc है ये एक साथ आएँ और टेक्नोलॉजी जो अभी फिलहाल है उसका यूज करते हुए कुछ ऐसा समाधान निकाले जिससे चाइल्ड मैरिज जो है वो रुक सके। चाइल्ड मैरिज सिर्फ एक एग्जाम्पल है। काइंड ऑफ इनको कहा गया कि सोशली रेलेवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनका टेक्नोलॉजिकल समाधान निकालने के लिए कोशिश कीजिए, वो है इम्प्रिंट। चलिए आगे चलते हैं। कॉपीराइट ऑफिस, कॉपीराइट ऑफिस है वो भी HRD मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। 1958 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। कॉपीराइट एक्ट 1957 को एक प्रकार से गवर्न करने के लिए, और कॉपीराइट हर चीज़ पे लागू होता है। ओरिजिनल जो लिटरेरी है, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, कोई भी आप म्यूजिक बनाते हो, किताब लिखते हो, सिनेमा फिल्म बनाते हो, यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, हर चीज़ पे ये कॉपीराइट लग जाता है। और उसके बाद में 2 मेजर कन्वेंशंस हैं, एक है ब्यूनस आयर्स कन्वेंशन और आगे है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। खत्म हो गई आज के आर्टिकल्स। तो क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। NIIF क्या है, क्या इनको सेबी रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट इनको करता है, क्या गवर्नमेंट की ओनरशिप इसमें 51% तक है, बताइएगा, आप ऑप्शन सही चूज कीजिएगा। आगे है लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली की है, वो कौन कौन से इन पे लाभ बना सकती है, कौन कौन से इश्यूज पे, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में यानी राज्यसभा के अंदर में कितने मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। उड़ान किससे रिलेटेड है, कौन सी स्कीम है उड़ान। तो ये 4-5 ऑप्शन है, आप इनको ध्यान से देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑपरेशन क्लीन मनी भी क्या है, तो इनका आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, ये जो नीचे फेसबुक
पेज का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, OnlyIS02। यहाँ पे जाके आप क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हो और आंसर भी देख सकते हो। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। एक बार रिकैप भी कर लेते हैं, 2 मिनट 1 सेकंड। हिंदू में क्या डिस्कस किया? हिंदू में डिस्कस किया हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में, क्या पावर्स होती हैं, एक्सट्रेडिशन में क्या पावर्स होती है, DGCA, BCCI, ये सारे हमने डिस्कस किए। सरस्वती के बारे में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में और IUCAA के बारे में डिस्कस किया। इंडिया इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने साइन किया है वो भी डिस्कस किया। PIB में हमने यानी राज्यसभा के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में जाना। NCSCM यानी नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट जो चेन्नई में स्टैब्लिश किया है वो भी जाना। ऑपरेशन क्लीन मनी के बारे में जाना और NIIF के बारे में जाना यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। स्कीम्स हमने काफ़ी डिस्कस की, विद्यांजलि, उड़ान, इम्पैक्टिंग यानी इम्प्रिंट कॉपीराइट ऑफिस। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।